Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raebareli. I, Mr. Rajesh Trivedi, explain some topics of plant reproduction of class 12th bio. I explained in second video, we start from fertilization. Okay, fertilization. What is fertilization? So in angiospermic plant, double fertilization are found. What do you mean by double fertilization? Means fertilization occur two times. Okay. First of all, ये क्या है? Pollen grains. ये क्या है? Embryo sac. That is male gametophyte and female gametophyte. ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फर्स्ट सीडी में आपको बताया गया था वीडियो में. ये क्या है? एम्ब्रियो sac है. कहाँ पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर. और ये क्या चीज़ है? पॉलन ग्रेन्स. Germinated pollen grains have 3 nucleus, 2 male nucleus and 1 tube nucleus. Okay. Both male nucleus participate in fertilization, but tube nucleus become disorganized. यहाँ पे देखिए one male nucleus यानी first 2 male nucleus है pollen tube के inside में. तो first male nucleus fused with egg nucleus and form zygote. So one male nucleus fused with egg nucleus and form zygote. Zygote after some time converted into embryo. Male nucleus haploid, egg nucleus haploid, both fuse and form diploid zygote. These zygote after germination form diploid embryo, called it true fertilization. True fertilization. ये तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. सेकंड में क्या होता है? सेकंड मेल न्यूक्लियस fused with secondary nucleus. So second male nucleus fused with secondary nucleus and form triploid nucleus. These triploid nucleus after some time form endosperm. Why it is called triploid nucleus? Because secondary nucleus are formed by the fusion of two polar nuclei. Secondary nucleus two polar nucleus के fusion से बना है, इसलिए ये 2n होता है. तो दो पोलर न्यूक्लियस मतलब एक ट्रायन दोनों मिलकर क्या होता है? 2n. तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? 2n. मेल न्यूक्लियस का होता है n. तो n 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड इक्वल टू ट्रिप्लॉइड. तो एंडोस्पर्म आपका कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड. लेकिन अब यहाँ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में क्या आ जाते हैं? ओइनोथेरा एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. इन केस ऑफ ओइनोथेरा लैमार्कियाना diploid endosperm are found. In case of gymnosperm, only haploid endosperm are found. But in case of flowering plant, that is in angiosperm, triploid endosperm are found. Means है ओइनोथेरा में कैसा होगा? 2n टाइप का एंडोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा? n टाइप का एंडोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट में कैसा होगा? 3n टाइप का. ठीक. तो ये है पहला हम लोग कौन सा पढ़ना है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट 3n होता है. ओके. तो बताओ फर्स्ट इसको आपने बोला ट्रू फर्टिलाइजेशन, और ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है आप इसको बोलते हो ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन. तो यहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियस दैट इज बोथ मेल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन कॉल्ड इट डबल फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट को क्या बोलोगे? फर्स्ट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज ट्रिपल फ्यूजन. फर्स्ट इज ट्रू न्यूक्लियस एंड सेकंड इज ट्रिपल फ्यूजन. ओके. फिर आता है इसमें क्वेश्चन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो एम्ब्रियो है और जो एंडोस्पर्म है दोनों सीड के अंदर होंगे. तो जब सीड जर्मिनेट होगा तो उस समय एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म. तो सोचो अगर डबल फर्टिलाइजेशन ना होता, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन ना होता, तो एंडोस्पर्म ना बनता. अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो फिर एम्ब्रियो को नरिश कौन करेगा? तो क्या सिग्निफिकेंस निकला कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. डबल फर्टिलाइजेशन होगा तभी एंडोस्पर्म बनेगा. एंडोस्पर्म बनेगा तो वो जर्मिनेटिंग या डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. तो सिग्निफिकेंस क्लियर. If double fertilization occurs, the endosperms are formed, which store food material and provide nourishment to the developing embryo.
सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या है, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड, ओके, तो सीड आर फॉर्म। व्हेन फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड तो ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओके, सीड कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड किसको कहा है? एंडोस्पर्मिक सीड इज आल्सो नोन एज एल्बुजिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुजिनस। इसमें ये बोला गया कि इफ रिजर्व फूड मटेरियल, अगर रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म में स्टोर होता है तो कॉल्ड इट एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन कॉटिलीडॉन्स, अगर रिजर्व फूड मटेरियल कॉटिलीडॉन्स में स्टोर होता है तो कॉल्ड इट नॉन एल्बुजिनस। कॉटिलीडॉन्स में तो नॉन एंडोस्पर्मिक, और अगर एंडोस्पर्म में स्टोर होता है तो एंडोस्पर्मिक, आल्सो नोन एज दिस। ओके, तो सीड्स कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। If reserve food material is stored in endosperm to called it endospermic. If reserve food material is stored in cotyledons to called it non-endospermic. ओके बच्चों, ठीक। नेक्स्ट बात ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया? मेल न्यूक्लियस ने किया, ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस ने किया, एग ने किया। बाकी के न्यूक्लियस देखो बच्चों, जैसे ट्यूब न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक में कौन सा? एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल। ये सारे न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। मैंने लिख दिया है, एंटीपोडल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसऑर्गेनाइज, सिनर्जिड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसऑर्गेनाइज एंड ट्यूब न्यूक्लियस आल्सो डिसऑर्गेनाइज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग चेंज इनटू दिस, तो ओव्यूल चेंज इनटू किस में होता है? सीड। ओवरी चेंज इनटू किस में होता है? फ्रूट। Egg nucleus change into embryo, secondary nucleus change into endosperm, antipodal cell disorganized, synergid cell disorganized, tube nucleus disorganized. Okay. Next, अब एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका है तो आगे का स्टेप क्या है? टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो क्लियर हो गया ना, एंडोस्पर्म आर फॉर्म बाय द ट्रिपल फ्यूजन, इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। In endosperm, sometimes reserve food material are stored, which provide nourishment to the developing embryo. अब है types of endosperm. Types of endosperm, these are categorized into three groups. First is nuclear type, दूसरा cellular type, and next is kilobial type. This type of endosperm found in cotton, maize, capsula, and this type found in coconut, petunia, utricularia. And Hilobial type found in members of order Hilobial, that is monopod. तो Hilobial order में पाए जाते हैं और Hilobial order जो है वो monopod का member है। तो monopods में पाया जाता है ये coconut, petunia, utricularia, ये पाया गया cotton, maize and capsule। ये तो हो गया टाइप और इनके एग्जाम्पल। अब इनको किस बेसिस पर इन टाइप में डिवाइड किया जाए तो बेसिस देखिए, ये बच्चों एम्ब्रियो सैक। ओके, तो एम्ब्रियो सैक में आपने देखा था एग फर्टिलाइज होकर के क्या बनाएगा? जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? 3 न्यूक्लियस। तो आपका जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है दैट इज ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है और ये कौन है? जाइगोट। तो जाइगोटिक न्यूक्लियस और ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। तीनों टाइप देखें, न्यूक्लियर, सेलुलर, हिलोबियल में फर्स्ट फिगर सेम है, ये वाला जाइगोटिक और ये वाला एंडोस्पर्मिक। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? इस न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होंगे जिससे नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं, न्यूक्लियस बनते हैं। फिर ऑल न्यूक्लियाई अरेंज अराउंड द वैक्यूल, ये सारे न्यूक्लियाई वैक्यूल के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं। आफ्टर दिस सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मीन्स ये हुआ कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेल वॉल फॉर्म होगी। सेकंड वाले में क्या देखते हैं कि फर्स्ट माइटोसिस होती है तो 2 न्यूक्लियाई बने और इन दोनों न्यूक्लियाई के साथ साथ सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो गया, सेप्टा बन गया। आफ्टर दिस फर्दर न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड एंड सेल वॉल फर्दर फॉर्म, यानी इस केस में क्या होता है कि आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अकर्स, प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होने लगता है। जबकि इसमें क्या देखा कि सारे न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएंगे, आफ्टर दिस वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और इसमें क्या देखा कि आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अकर्स। इस केस में आपने क्या देखा कि फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियर डिवाइड होता है तो सेल वॉल फॉर्म होती है, सेप्टा फॉर्म होता है। आफ्टर दिस
only nuclear division occurs, cell wall not formed. तो ये है तीनों में डिफरेंस। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो सेल वॉल बनेगी। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और सेल वॉल का फॉर्मेशन साथ साथ होगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो सेल वॉल फॉर्म होगी, आफ्टर दिस ओनली न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है कि नोट है जीनिया व मेटाजीनिया। व्हाट इज जीनिया एंड मेटाजीनिया? ओके, जीनिया वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फोकी। जीनिया शब्द किसने दिया था? फोकी ने दिया था। जबकि मेटाजीनिया वर्ड जो दिया था वो तो pollen grains metagenia outside the endosperm, foreign pollen grains somatic cells lying outside the nucleus, metaxylem, डेट फॉर्म। तो ये वाला जो पाया गया था डेट फॉर्म में पाया गया है। तो जीनिया एंड मेटाजीनिया, तो नोट पर देखते हैं क्या है जीनिया एंड मेटाजीनिया। दिस टर्म वाज गिवन बाय फोकी। अब इसमें देखिए होता क्या है, कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, अगर फॉरेन पॉलन ग्रेन के द्वारा एंडोस्पर्म का कलर प्रभावित होता है तो कॉल्ड इट जीनिया। मतलब द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन इन एन एंडोस्पर्म कैरेक्टर। अगर फॉरेन पॉलन ग्रेन के द्वारा एंडोस्पर्म के कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, कलर में चेंजेस आते हैं तो कॉल्ड इट जीनिया। लेकिन मेटाजीनिया कब बोलोगे? अगर फॉरेन पॉलन ग्रेन के द्वारा एंडोस्पर्म के आउटसाइड के सेल्स में चेंजेस आते हैं तो कॉल्ड इट मेटाजीनिया। तो क्या लिखा था? इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन्स ऑन सोमैटिक टिश्यू लाइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बाहर की जो सेल्स हैं अगर उनका कलर फॉरेन पॉलन ग्रेन के द्वारा अफेक्टेड होता है तो कॉल्ड इट मेटाजीनिया। लेकिन अगर एंडोस्पर्म का कलर फॉरेन पॉलन ग्रेन के द्वारा अफेक्टेड होता है तो कॉल्ड इट जीनिया। तो जीनिया एंड मेटाजीनिया, टू वर्ड्स आर explained. This word given by Focky. This. Next is डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायगोट। अब यहाँ पे आपने देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन हो चुका, जाइगोट बन चुका, एंडोस्पर्म बन चुका। एंडोस्पर्म का क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। अब किसकी बारी है? जाइगोट की। तो बताओ जाइगोट आफ्टर जर्मिनेशन क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट जर्मिनेट होकर एम्ब्रियो बनाएगा। तो देखिए यहाँ क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायगोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायगोट। डायगोट में जाइगोट किस तरह से डिवाइड हो करके एम्ब्रियो बनाता है, चेक करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले बच्चों फिगर से चेक कर लेते हैं। इधर आउटलाइन बनी हुई देखिए क्या है, ये आपका जाइगोट है। ओके, जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। ओके, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। फिर जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होती है। तो जब जाइगोट का न्यूक्लियर डिवाइड हुआ तो दो न्यूक्लियाई बने, अपर सस्पेंसर सेल, लोअर एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ पे लिख दिया गया है अपर सस्पेंसर सेल एंड लोअर एम्ब्रियोनल सेल। शॉर्टकट में यहाँ लिखा है, इन शॉर्टकट का फुल कट ये लिखा हुआ है। तो जब ये डिवाइड होता है तो अपर सस्पेंसर सेल एंड लोअर एम्ब्रियोनल सेल। अब उसके बाद ये देखिएगा कि सस्पेंसर सेल में केवल ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। सस्पेंसर सेल में केवल ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, और भी कितने टाइम? 3 to 5। जब ट्रांसफर सस्पेंसर सेल में ट्रांसफर डिवीजन होंगे 3 to 5 टाइम, तो बताओ कितनी सेल्स बनेंगे? 6 to 10। तो डिवीजन हो रहा 2 बने, फिर 4 बने, और फिर इस तरह से अबाउट 10 सेल्स बन जाती हैं। पहले ट्रांसफर डिवीजन 2 बने, फिर 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी। नंबर ऑफ का मतलब अबाउट 10 के आसपास। अब सस्पेंसर सेल से जो इतना स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसमें जो सबसे अपर वाली सेल होती है कॉल्ड इट हास्टोरियल सेल। ये फूड को सब करके लाती है और एम्ब्रियोनल रीजन को प्रोवाइड करती है। तो जो ये सस्पेंसर सेल के डिवीजन से ये लॉन्ग फिलामेंट बना है। इस लॉन्ग फिलामेंट में फर्स्ट वाली सेल को आपने हास्टोरियल सेल बोला, और इस फिलामेंट की लास्ट वाली सेल को आपने क्या बोला? लास्ट सेल को आपने क्या बोला? हाइपोफाइसिस। और बचा क्या? सेकंड टू 9 को आप क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल। तो फर्स्ट सेल हास्टोरियल सेल and 10th cell hypophysis. Between these suspensors are found. The first hastoreal, 2 to 9 suspensor and last called hypophysis. ये हुआ सस्पेंसर सेल के डिवीजन से क्या फॉर्म हुआ। नेक्स्ट बच्चों, ये जो एम्ब्रियोनल सेल, इसमें क्या होना है? एम्ब्रियोनल सेल्स में सबसे पहले देखना होगा कि एम्ब्रियोनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ। ओके, फिर ट्रांसफर डिवीजन हुआ,
ऐसे। फिर उसके बाद देखा कि पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ। तो कौन कौन से डिवीजन हो, पहले लॉन्गिट्यूडनल, देन ट्रांसवर्स, देन पेरिक्लाइनर। तो एम्ब्रियोनल से जो मैंने लिख दिया, पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, सेकंड डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन, थर्ड डिवीजन पेरिक्लाइनर डिवीजन। तो जब पेरिक्लाइनर डिवीजन कंप्लीट हो गया तो बताओ कितनी सेल्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 सेल्स हैं ये 2 टायर्ड में अरेंज है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि जब ये तीनों न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 टायर्ड ऑफ 8 सेल्ड एम्ब्रियो फॉर्म, 2 टायर्ड ऑफ 8 सेल्ड एम्ब्रियो फॉर्म। ओके, ये जो 8 सेल एम्ब्रियो है इसमें लोअर 4 को आपने बोला हाइपोफाइसिस, लोअर 4 को आपने हाइपोबेसल सेल और अपर 4 को आपने बोला एपिबेसल सेल। अपर 4 को एपिबेसल सेल और लोअर 4 को आपने क्या बोला, हाइपोबेसल सेल। हो गया। तो इस तरह से सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल का एक डिवीजन हुआ। अब क्या होता है, कौन सा पोर्शन क्या बनाएगा, ये जो हाइपोबेसल सेल है दैट इज ये क्या फॉर्म करेंगे फ्यूचर में जाके, फॉर्म्स हाइपोकोटाइलिन रेडिकल। और जानते हो कि रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का। ये रेडिकल फ्यूचर में क्या बनाती है, रूट। तो जो हाइपोबेसल सेल हैं दैट इज ये वाली सेल्स हैं, ये फ्यूचर में क्या फॉर्म करेंगे, हाइपोकोटाइलिन रेडिकल। बट बेटा ये जो अपर 4 एपिबेसल सेल्स हैं दैट इज ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म 2 कॉटलीडन्स एंड प्लूम्यूल। कॉटलीडन्स ये हैं, ठीक। और प्लूम्यूल्स भविष्य में क्या बनाते हैं, प्लूम्यूल के भविष्य में स्टेमन लीव्स बनाते हैं। तो ये वाली सेल्स क्या बनाएंगी, ये वाली सेल्स बनाएंगे हाइपोकोटाइलिन रेडिकल, जबकि ये वाली सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, कॉटलीडन्स एंड प्लूम्यूल। कॉटलीडन्स ये हैं। ओके, अब आती है बच्चों पर ये जो सबसे नीचे वाली सेल, इस सेल का फंक्शन क्या है, इस सेल का फंक्शन यानी हाइपोफाइसिस का, ये फॉर्म्स रेडिकल टिप। हाइपोफाइसिस रेडिकल टिप बनाती है। एस्टोरिया का क्या फंक्शन था, ये न्यूसेलस से भोजन को सक करके लाएगा। ये कहाँ से भोजन सक करेगा, न्यूसेलस से। न्यूसेलस से भोजन सक करके लाएगा, सस्पेंसर को प्रोवाइड करेगा, लाएगा सस्पेंसर को प्रोवाइड करेगा। सस्पेंसर फिर किसको देगा, हाइपोफाइसिस को। और फिर हाइपोफाइसिस किसको नरिश करेगा, एम्ब्रियो को। तो हास्टोरियल सेल का काम है फूड को सक करना, सस्पेंसर के द्वारा एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना। और हाइपोफाइसिस फॉर्म्ड रेडिकल टिप इन फ्यूचर। तो ये क्या बनाता है, हो गया हाइपोकोटाइलिन रेडिकल। ये क्या बनाएगा, कॉटलीडन्स एंड प्लूम्यूल। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा रेडिकल टिप। इसका फंक्शन क्या है, सब फूड मटेरियल फ्रॉम न्यूसेलस। ओके, तो ये थे बच्चों डिवीजन। पहले मैंने इसे बोला था लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स, फिर पेरिक्लाइनर। ऐसा होगा तो कितने बने, 8 सेल्स 2 टायर्स में। और फिर यहाँ पे लिखा होगा। तो इस तरह से जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों एक छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आया था जीनिया मेटाजीनिया, वैसे यहाँ पे है एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू विंकलर 1908 द टर्म एपोमिक्सिस एक्चुअली क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट है। मीन्स जायगोट में या एक सेल, जो एक सेल है उसमें बिना मियोसिस के, बिना सिंगैमी के अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए, बिना मियोसिस के, बिना सिंगैमी के अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है तो कॉल्ड इट एपोमिक्सिस। तो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें मियोसिस ना हो, सिंगैमी ना हो, तो वो सेक्सुअल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एपोमिक्सिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सब्स्टिट्यूट है। अकॉर्डिंग टू विंकलर द टर्म एपोमिक्सिस refers to the substitution of sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सब्स्टिट्यूशन है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है by any such method which does not involve meiosis या सिंगैमी। यानी एक बिना मियोसिस या सिंगैमी के अगर एम्ब्रियो फॉर्म कर देता है तो एपोमिक्सिस। और इसको आप क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आए टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। टाइप्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट और थर्ड इज एडवेंटिव। तो फर्स्ट कौन सा है, नॉन रिकरेंट, सेकंड इज रिकरेंट एंड थर्ड इज एडवेंटिव। नॉन रिकरेंट में क्या होता है, देखिए पिछली स्लाइड में आपको ये बताया गया था कि ये जो एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो साइट है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसको बोला गया था मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में आपने देखा था कि ये जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल थी इसमें डिवीजन हुआ था प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल में
एक या दो डिवीजन होते हैं, उसके बाद डिवीजन नहीं होते हैं। फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या कहलाने लगती है? स्पोरोजिनस सेल, मतलब प्राइमरी वर्ड हट गया। अब स्पोरोजिनस सेल के न्यूक्लियस में मियोसिस होती है, बनते हैं 4 न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस में अपर 3 न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड लोअर वन इज फंक्शनल। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 टाइम्स माइटोसिस होती है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। 4 लाइज ऑन अपर पोल एंड 4 लाइज ऑन लोअर पोल। उसके बाद क्या होता है कि 1 1 कम फ्रॉम मिडिल और एक पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी कि इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो मेरा ये फिगर मैंने इसलिए बनाया कि हम चाहते थे एम्ब्रियो साइट भी लिख देते, लेकिन बच्चों ये देखना है कि आर्चिस्पोरियम सेल ये मियोसिस हुई और ये एम्ब्रियो साइट बना। तो ये जो एम्ब्रियो साइट बना है, ये आफ्टर मियोसिस बना है ना, तो इस एम्ब्रियो साइट को आप क्या बोलोगे? हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइट। क्या? हैप्लॉइड। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे मियोसिस ना हुई होती और ये स्पोरोजिनस सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो साइट बनाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड एम्ब्रियो साइट। बस इतना ही मुझे समझाना है कि हैप्लॉइड कब बोलोगे? अगर इसमें मियोसिस होती है और एम्ब्रियो साइट बनता है तो इसको आप हैप्लॉइड बोलोगे। लेकिन अगर यहाँ पर मियोसिस नहीं होती है और ये डायरेक्ट चेंज इनटू एम्ब्रियोस है तो उसको डिप्लॉयड बोलोगे। तो नॉन रिकरेंट में आपका हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइट आएगा और रिकरेंट में आपका डिप्लॉयड आएगा। 2n लिख दिया एंड मतलब ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइट है और ये क्या है? डिप्लॉयड एम्ब्रियो साइट है। हैप्लॉइड कब बोला? अगर मियोसिस के थ्रू एम्ब्रियो साइट फॉर्म होता है तो कॉल्ड इट हैप्लॉइड, और अगर विदाउट मियोसिस ये फॉर्म होता है तो कॉल्ड इट डिप्लॉयड। हो गया? तो नॉन रिकरेंट रिकरेंट में अब उसमें कहते हैं कि ये जो एग न्यूक्लियस है, अगर एग न्यूक्लियस से एम्ब्रियो का फॉर्म होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, एग न्यूक्लियस एम्ब्रियो बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आप उसको बोलोगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन अगर ये एंटीपोडल सेल जो है इनसे एम्ब्रियो बनता है विदाउट सिंगैमी, तो उसको बोलोगे हैप्लॉइड एपोगैमी। एंटीपोडल सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो हैप्लॉइड एपोगैमी। एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो थर्ड इथी। तो यहाँ पर देखा था कि इनको आपने जब न्यूसेलस को एंटीपोडल सेल से अगर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो इसका नाम क्या दिया था? एपोगैमी, GAMY। और अगर इससे फॉर्म होता है तो इसका नाम पार्थेनोजेनेसिस। सेम फिनोमेनन यहाँ रिवाइज होती। अगर बेटा इससे एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पे आपने क्या बोला था? हैप्लॉइड एपोगैमी। तो यहाँ क्या बोलोगे? डिप्लॉयड एपोगैमी। अगर इस डिप्लॉयड एग से एम्ब्रियो का फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो आप इसको बोलोगे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। मतलब सेम चीज रिवाइज 2 टाइम्स। यहाँ पर हैप्लॉइड एपोगैमी, यहाँ पर डिप्लॉयड एपोगैमी। यहाँ पर हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पर डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, बिकॉज these embryos are haploid in nature and these are diploid in nature। तो एपोगैमी क्या हो गया? एपोमिक्सिस क्या हो गया? और पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एक एम्ब्रियो बनाता है तो पार्थेनोजेनेसिस, और अगर एग के अलावा अनदर सेल से जैसे कि एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो कॉल्ड इट एपोगैमी। ओके, नेक्स्ट इसका ये एडवेंटिक पॉलीएम्ब्रियोनिक। एडवेंटिक पॉलीएम्ब्रियोनिक थर्ड टाइप में आता है। थर्ड में क्या है? इसमें कहते हैं गैमेटोफ। जब क्लास 11 में बताया गया था किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसमें बच्चों 2 फेजेस होती हैं। एक होती है स्पोरोफिटिक फेज और एक होती है गैमेटोफिटिक फेज। तो यहाँ पे 2 फेजेस लिखी हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा स्पोरोफिटिक फेज। तो जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो उनकी प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक। और गैमेटोफिटिक में स्पर्म एंड पॉलन ग्रेन्स और एम्ब्रियो सैक बनते हैं। तो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज। अब यहाँ पे इंटर कन्वर्जन का साइन बना है, मीन्स ये हुआ एपो मीन्स होता है विदाउट, गैमी मीन्स होता है गैमीट्स, मतलब बिना गैमीट्स बने। अगर स्पोरोफिटिक फेज चेंज इनटू गैमेटोफिटिक फेज, उल्टा हो गया। इफ गैमेटोफिटिक फेज without producing gamete change into sporophytic phase, means गैमेटोफिटिक फेज बिना गैमेट्स बनाए स्पोरोफिटिक फेज में चेंज हो जाए तो कॉल्ड इट एपोगैमी। इसका रिवर्स, अगर स्पोरोफिटिक फेज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर चेंज इनटू गैमेटोफिटिक फेज तो कॉल्ड इट एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी मीन्स क्या हुआ?
change of sporophytic phase into gametophytic phase without producing spore. एपोगैमी में क्या होगा? गैमेटोफिटिक फेज चेंज इनटू स्पोरोफिटिक फेज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मींस ये अगर बिना गैमीट बनाए इसमें चेंज हो जाए और लिखिए, अगर ये बिना स्पोर बनाए इसमें चेंज हो जाए और लिखिए। तो हो गया ना 3-4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एपोमिक्सिस क्या है और एपोगैमी क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एपोगैमी क्या है, कोस्पोरी क्या है, और वहाँ पे नीचे था जीनिया एंड मेटाजीनिया। ओके, and one small topic here, what is polyembryony? Polyembryony means हुआ कि जाइगोट आपका फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है? एम्ब्रियो। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जाइगोट कहाँ पे होगा? ओवल के अंदर होगा, ये भी ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से अधिक एम्ब्रियो का होना, एक से अधिक एम्ब्रियो का पाया जाना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। तो मान लिया कि ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर ओवल लगा हुआ है। यहाँ पर फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी एंड ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी लिखा हुआ है। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी को मैंने क्या लिख दिया? लिख दिया है कि जो एम्ब्रियो साइट है, ठीक, एम्ब्रियो साइट लिखा हुआ है, और ये क्या है? ओवल। तो ओवल जो है यानी ये ओवल है, ये क्या है? ओवल हो गया। मोस्टली ये देखा गया कि एक ओवल के अंदर एक एम्ब्रियो साइट होता है, एक ओवल के अंदर एक एम्ब्रियो साइट होता है, लेकिन समटाइम्स मोर देन वन एम्ब्रियो साइट आर फॉर्म। तो वैसे मोस्टली क्या होता है? एक ओवल में एक एम्ब्रियो साइट, लेकिन समटाइम्स क्या होता है? एक ओवल में एक से अधिक एम्ब्रियो साइट। तो मतलब ये भी एम्ब्रियो बनाएगा, ये भी एम्ब्रियो बनाएगा, ये भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या बोला? मोर देन वन एम्ब्रियो साइट लाइज इनसाइड द सिंगल ओवल। सिंगल ओवल के अंदर अगर एक से अधिक एम्ब्रियो साइट पाए गए तो हर एम्ब्रियो साइट का जो एग होगा वो एम्ब्रियो बनाएगा, तो कॉल्ड इट फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में क्लीवेज है एंड एडवेंटिव है। क्लीवेज एंड एडवेंटिव। एडवेंटिव में क्या था? अगर एग बनाता है, न्यूसेलस बनाता है, इंटीग्यूमेंट, तो एग तो बनाता ही है, लेकिन अगर उसके अलावा न्यूसेलस भी एम्ब्रियो बनाए, इंटीग्यूमेंट से भी एम्ब्रियो फॉर्म हो, तो अब एक बना दिया, एक एम्ब्रियो हो गया, न्यूसेलस ने बना दिया, 2 हो गए, इंटीग्यूमेंट ने भी बना दिया, 3 हो गए, तो हो गया ना मोर देन वन, तो कॉल्ड इट एडवेंटिव। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में भी एग से बन सकता है, सिनर्जिड से बन सकता है, एंटीकोडल सेल से बन सकता है। तो अगर सारे लोग एम्ब्रियो बनाएंगे तो बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे, तो कॉल्ड इट क्लीवेज। ये सारे लोग अगर एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तो बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे, एडवेंटिव। फॉल्स कब बोलोगे? Mostly single embryo site lies in single ovule, but sometimes more than one embryo site lies in single ovule. So number of embryos are formed called false polyembryony. And by this manner, plant reproduction chapter of unit 1 is completed. Thank you.